हेलो एवरीवन। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी 5वीं यूनिट चल रही है म्यूजिक की। ठीक है, उसमें लास्ट क्लास जो हुई थी तो उसके अंदर हमारा ये जो पॉइंट है पहला, ये हो चुका था। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन। और एक पार्ट हमारा भारतीय संगीत सप्तक जो है ये भी हो चुका था। अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं पाश्चात्य संगीत सप्तक। ठीक है, तो आज देखते हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक स्केल क्या है। पाश्चात्य संगीत सप्तक जो है ये सारा कंप्लीट मैं करवाऊंगा इसी वीडियो में। इसका एक छोटा सा पार्ट जो है आगे दे रखा था यहाँ पे, जो पाश्चात्य ये स्वर लिपि। ठीक है, पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धतियां। ठीक है, तो ये कंप्लीट यहाँ पे अलग से ना करवा करके मैं इसी के साथ में कवर करवा दूंगा। तो यही कंटिन्यू एक या दो वीडियो में आपका ये पूरा पाश्चात्य संगीत सप्तक और पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति एक या दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पाश्चात्य संगीत सप्तक क्या है, चलिए देखते हैं। संगीत हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आता है पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति। तो क्या है कि आदिकाल से आज तक के संसार की संपूर्ण स्वरलिपि पद्धतियों को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये बात चल रही है अपनी पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति यानी वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम। तो अभी आप लोग जो हैं पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति को दिमाग में रख करके इसको पूरे टॉपिक को पढ़े। हिंदुस्तानी जो स्वरलिपि पद्धति थी वो हमने पढ़ ली है लास्ट क्लास में, और उससे पहले भी हमने वो चीजें कवर कर ली थी। तो अब ये पूरा हमारा वेस्टर्न के ऊपर चलेगा। तो अब आपको पूरा दिमाग में वेस्टर्न को लेकर के ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसमें वेस्टर्न म्यूजिक में क्या बताया गया है कि संसार की संपूर्ण जो स्वरलिपियां हैं वो मुख्य 4 वर्गों में विभाजित हो सकती है। कौन कौन सी? पहली है सोल्फा नोटेशन सिस्टम, दूसरी है न्यूम्स नोटेशन सिस्टम, तीसरी है चीव नोटेशन सिस्टम, और अगली है स्टाफ नोटेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं ये चारों क्या क्या है, क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या क्या इनमें बताया गया है। तो सबसे पहले हमारी आती है सोल्फा स्वरलिपि पद्धति। ठीक है, तो क्या दे रखा है सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में? तो पहला हमारा आता है, एक सेकेंड। हम्म, तो क्या था कि सोल्फा का शाब्दिक अर्थ है पा और मा। ठीक है, इसलिए सोल्फा स्वरलिपि पद्धति का यह अर्थ हुआ कि वह पद्धति जिसमें स्वर नाम जैसे सारे गामा आदि का प्रयोग होता हो। अतः उत्तर भारतीय स्वरलिपि पद्धति इसी श्रेणी में आती है। कुछ दिनों पूर्व तक सोल्फा नोटेशन सिस्टम का प्रयोग पश्चिमी देशों में होता था, किंतु जब से स्टाफ नोटेशन का प्रचलन हुआ है यह पद्धति समाप्त हो गई। हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति की विशेषताएं एवं सोल्फा पद्धति की विशेषताएं कही जा सकती है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी स्वरलिपि की जो पद्धति की विशेषताएं थी, है ना, उन्हें स्वयं क्या कहा जा सकता है कि वो सोल्फा स्वर पद्धति की विशेषताएं हैं। मतलब कि दोनों की विशेषताएं सेम है मतलब। ठीक है, तो सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में स्वरों को क्या नाम दिया गया? डो, ठीक है, रे, मी, डो रे मी, फा, सोल। ठीक है, ये स है, सोल, ला और सी। ठीक है, तो ये नाम दिए गए वेस्टर्न के जो स्वर थे उनके। और इन्हीं स्वर को हम देखते हैं अपने हिंदुस्तानी स्वर के हिसाब से, तो इनके क्या नाम हो जाएंगे? डो का नाम क्या हो गया? सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी।
ठीक है, अपना तार सप्तक का सा आ जाएगा यहाँ पे, तो तार सप्तक का सेम क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे इनका, डो। ठीक है, तो वही डो रे मी फा ऐसे चलता रहेगा आगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप देख लेना, जैसे कि मान लो एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, स्वर तो मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि भाई माँ जो है हमारे हिंदुस्तानी संगीत का, वो सोल पर स्वर लिपि पत्ती का कौन सा स्वर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दे दिया रे मी फा सोल। ठीक है, तो आपको किस पे क्लिक करना था, फा के पर। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब उसके बाद सोल पर स्वर लिपि पद्धति के बाद अगला पॉइंट हमारा आता है न्यूम स्वर लिपि पद्धति। ठीक है, क्या होती है कि इस पद्धति का जन्म मिस्र में, इसका जन्म तो मिस्र में हुआ और विकास जो है वो कहाँ, यूरोप में हुआ। ठीक है, इसमें सोल्फा पद्धति के समान स्वर नामों का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, उसमें तो स्वर का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें स्वरों के नामों का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि इसमें क्या होता था कि गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पहले एक रेखा खींच ली जाती थी और फिर ऊपर नीचे गीत के शब्द लिखे जाते थे। ठीक है, जैसे कि ये रेखा खींच दी, तो अब इसमें ये जो रेखा किसके मान लेते थे, ये मध्य सप्तक के सा की है। अब गीत के बोल लिखते थे। ठीक है, तो बोल अगर लिखते थे तो जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बोल लिख दिया तो मतलब कि वो सा के पे ऊपर बजेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल लिख दिया तो रे पे बजेगा, यहाँ पे लिख दिया तो गा पे बजेगा, है ना, यहाँ पे लिख दिया तो माँ पे, या यहाँ पे लिख दिया तो नी हो जाएगा मंदिर का। ठीक है, तो ऐसे करके वो बोल लिखे जाते थे, इस लेवल में इनके जो चलते रहते थे। एक ये पैटर्न होता था इनका, न्यून स्वर लिपि पद्धति था। तो इसमें क्या कहा है कि यह रेखा जो मध्य सा की रेखा मानी जाती थी। ठीक है, शब्दों के ऊपर उनका काल मान यानी मात्रा चिन्ह होता था। इन चिन्हों को दिखाने के लिए स्वल्प विराम यानी कोमा, न पूर्व विराम यानी बिंदु आदि चिन्हों का प्रयोग होता था। स्वल्प विराम से एक मात्रा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, नोट कर लेना, और पूर्व विराम से दो मात्रा। ठीक है, जाना जाता था। एक मात्रा में दो स्वरों को लिखने के लिए उन पर अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगा देते थे। ठीक है, ये वाला चिन्ह देख लेना। उसके बाद है कि दो स्वरों के बीच का कालांतर। ठीक है, बीच का काल क्या है, ये लय या ताल की बात यहाँ पे हो रही है, तो समान माना जाता था, किंतु स्वरों की ऊंचाई नीचाई के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं था। ठीक है, तो अपने मूड से उन्होंने यहाँ लिख दिया तो ये कौन सा स्वर होगा, अब इतनी डिस्टेंस को देख करके कौन पहचान पाएगा कि ये कौन सा स्वर होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन चल रही है, अब मान लो यहाँ पे किसी ने स्वर लिख दिया, तब ये कौन बता सकता है कि कौन सा स्वर होगा। तो ये इतनी ऊंचाई को देख करके ये स्वर का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए ये इसमें कठिनाई आने लगी कि कौन सा स्वर लिखा है। तो इसमें आगे क्या दे रखा है कि केवल जो शब्द जितना ऊंचा होता था ना, उसका संकेत चिन्ह अपने पिछले शब्द से काल्पनिक उच्च लिखा जाता था। इसके उल्टा अगर देखें तो जो शब्द जितना नीचा होता था उसका चिन्ह पिछले शब्द से उतना ही नीचा होता था। इस स्वरलिपि पद्धति से कुछ लाभ तो अवश्य हुआ, किंतु स्वरों की ऊंचाई निश्चित न होने के कारण स्वयं खुद जो रचयिता होते थे वो खुद क्या थे, कुछ दिनों बाद में अपनी लिखी चीजों को पढ़ने में कठिनाइयां होती थी उनको। ठीक है, यानी उन्होंने ये नोटेशन सिस्टम में अपनी कोई चीज लिखी और थोड़े दिन बाद में अगर वो देखते थे तो खुद ही भूल जाते थे कि ये कौन से स्वर की क्या नोटेशन लिख रखी है, हमें खुद ही नहीं पता। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम आने लगी। क्या था कि अन्य व्यक्ति अपनी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन भी कर लेते थे। फलस्वरूप इस स्वरांकन, ठीक है, यहाँ पे बिंदु आ जाएगी, स्वरांकन पद्धति से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। समय के साथ साथ इस पद्धति में कुछ संशोधन और परिवर्तन आवश्यक हो गया। यही पद्धति संशोधित रूप में स्टाफ स्वरलिपि पद्धति कहलाई। ठीक है, आजकल स्टाफ पद्धति ही पश्चिमी देशों में प्रचलित है। ये तो आप ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो कि स्टाफ नोटेशन पद्धति का पूर्व रूप कौन सा है, तो कौन सी है स्वरलिपि पद्धति कहलाएगी, तो कहलाएगी न्यूम्स। ठीक है, क्योंकि न्यूम स्वरलिपि पद्धति से ही स्टाफ नोटेशन पद्धति का आविष्कार हुआ, है ना, या उसका जन्म हुआ। तो क्या है, लास्ट लाइन पर वापस से देख लो कि यही पद्धति संशोधित रूप में, ठीक है, यानी न्यूम स्वरलिपि पद्धति का संशोधन किया गया। ठीक है, उसमें कुछ काट छाट या चेंजमेंट करके फिर जो स्वरलिपि बनी उसकी बात कर रहे हैं। ये न्यूम स्वरलिपि पद्धति में संशोधित रूप में स्टाफ स्वरलिपि पद्धति कहलाई। ठीक है, तो क्या हुआ, न्यूम पद्धति का संशोधित रूप करके कौन सी स्वरलिपि बन गई, स्टाफ नोटेशन। तो क्या है कि आजकल स्टाफ पद्धति ही पश्चिमी देशों में प्रचलित है। अभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में
ठीक है, कि वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है ना, यानी पश्चिमी देश जो है, उसमें कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो क्या आंसर आएगा? स्टाफ नोटेशन, ठीक है, या स्टाफ पद्धति। तो इसके बाद ये हमारे सेकंड न्यूम स्वरलिपि पद्धति हो गई। अब अगली देखते हैं हम चीफ स्वरलिपि पद्धति। ठीक है, क्या है कि इस पद्धति का नामकरण इसके आविष्कारक फ्रांस के चीफ नामक गणितज्ञ के आधार पर हुआ है। उन्होंने 18वीं शताब्दी से इस नवीन स्वरलिपि पद्धति की रचना की। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि चीफ से स्वरलिपि पद्धति की रचना किस टाइम पे हुई थी? 18वीं शताब्दी में। ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, इस पद्धति में उन्होंने गणित के अंकों का सहारा लिया। ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में क्या है कि वर्तमान काल में इस पद्धति का प्रचलन फ्रांस के कुछ भागों में है। इस प्रणाली से ही भारत अनभिज्ञ नहीं रहा। यानी क्या बताया गया है कि स्वरलिपि पद्धति के बारे में कि हमारी जो ये सामवेद है उनकी रचनाओं में 1, 2, 3 आदि अंकों का प्रयोग मिलता है। भारतीय संगीत की कुछ प्राचीन पुस्तकों में भी यह विधि प्रयोग की गई है। तो ये थी हमारी चीफ से स्वरलिपि पद्धति। उसके बाद लास्ट हमारी आती है सबसे इंपोर्टेंट। ठीक है, ये तो इसमें तो एक एक लाइन आपको पूरी इंपोर्टेंट रहेगी और इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं क्या है कि स्टाफ स्वरलिपि पद्धति यानी स्टाफ नोटेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या था कि पीछे हम यह बता चुके हैं कि न्यूम से स्वरलिपि पद्धति का विकसित रूप है। अब ये चीज मैंने पीछे नोट करवा दी थी। तो न्यूम पद्धति कौन सी? जो लाइन खींच दी वहां पे स्वर नोटेशन जो होती थी उसके नाम लिख दिए। स्वर तो लिखते नहीं थे, लेकिन जो नोटेशन होती थी ना, यानी गीत के जो बोल होते थे वो लाइन के ऊपर नीचे लिख देते थे। ठीक है, तो अब ये बताओ कौन से स्वर हैं, कैसे के स्वर कहलाएंगे? तो ये पता नहीं चल रहा है सीन। तो इसका ही क्या नाम संशोधित करके कौन सी नोटेशन बनाई गई? स्टाफ नोटेशन सिस्टम बनाया गया। ठीक है, ये वाला। तो उसी के बारे में ये लाइन लिखी है यहाँ पे। तो क्या है कि न्यूम्स की कमियों को लोगों ने अनुभव किया और उसे संशोधित किया, फलस्वरूप स्टाफ पद्धति का जन्म हुआ। ठीक है, स्टाफ पद्धति जो है न्यूम्स का विकसित और संशोधित रूप है। इसमें सभी प्रकार के कंठों की स्वरलिपि लिखने के लिए 5 से 6 और 6 से 11 रेखाओं की कल्पना की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो स्टाफ नोटेशन सिस्टम है उसमें कितनी रेखाएं होती है। ठीक है, तो अगर टोटल रेखाओं की बात करें तो 11 होती है, और अगर कोई भी एक क्लैफ की बात करें तो उसमें कितनी होती है? 5 होती है। आगे चल के रहिए, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि 11 और 5 कैसे होती हैं, क्यों होती है, क्या इनका यूज है, कैसे ये संगीत में स्वरों को लिखने में सहायक होती है, कहाँ कहाँ इसमें स्वर लिखे जाते हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे। तो अगली क्या है कि इन 11 रेखाओं के समूह को ग्रेट स्टेव कहा गया। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना, 11 स्वर के समूह क्या गया कहा गया? ग्रेट। ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या दे रखा है स्टाफ नोटेशन सिस्टम में कि 11 समांतर रेखाओं की सहायता से 3 सप्तकों और प्रत्येक कंठ के स्वरों को प्रदर्शित करने की सुविधा तो हो गई, किंतु प्रत्येक बार 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसमें क्या था? 3 सप्तक कौन सा था? तार, मध्य और मंद्र। ठीक है, तो कुछ अंश तार का भी आ जाता था, मध्य, मंद्र और मैन अति मंद्र। ठीक है, तो अति मंद्र का आधा भाग और तार का आधा भाग। ठीक है, तो आधा आधा ये कितना हो गया? एक भाग, और ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। ठीक है, इस प्रकार ये 3 सप्तक बनते थे। तो अब देखते हैं आगे चल के प्रैक्टिकली ये 3 सप्तक किस हिसाब से बनेंगे। तो क्या था कि प्रत्येक आगे क्या था, हाँ, कभी कभी जब केवल 2-4 स्वरों को लिखना होता था, ठीक है, तो क्या 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी। तो ये थोड़ा सा टिपिकल बन जाता था, टेढ़ा, मतलब कि इसमें टाइम ज्यादा लगता था कि हमें तो सिर्फ 2-4 स्वर लिखने हैं, लेकिन 11 स्वर लिखेंगे तो उसमें पूरे 3 सप्तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2-4 स्वर लिखेंगे तो लिखने के लिए तो पूरी फिर 11 रेखाएं खींचो, फिर 2-3 स्वर लिखे, तो इसमें क्या दिक्कत आने लगी थोड़ी थोड़ी। तो क्या हुआ कि बाद में इसको सरल बनाने का प्रयास किया गया। 11 रेखाओं के 2 भाग कर दिए गए। ठीक है, प्रत्येक में 5-5 रेखाएं आई, और 6वीं रेखा जो थी वो दोनों के बीच की कॉमन रेखा बन गई। ठीक है, तो इन दोनों विभागों से 2 सप्तक बने। आवश्यकता अनुसार किसी भी सप्तक का प्रयोग केवल 5 रेखाएं खींचकर हो सकता था। ऊपर से प्रथम सप्तक ट्रेबल
ठीक है, ऊपर वाले को 5 रेखाएं थी, उनको क्या बोला गया, ट्रेबल। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे और फिर वापस से आके इनको फिर से एक बार रिपीट करेंगे ये लाइनें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ऊपर वाले 5 लाइनों को क्या बोला गया, ट्रेबल, ट्रेबल क्लेफ, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या था, जी क्लेफ। ठीक है, ट्रेबल क्लेफ या जी क्लेफ। और दूसरा कौन सा था नीचे के स्वरों को लिखने के लिए, बास। ठीक है, यफ क्लेफ। ठीक है, बास या यफ नहीं, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ए होता एफ। ठीक है, एफ, एफ क्लेफ। ठीक है, यानी एफ क्लेफ कहलाया। दोनों सप्तकों के अंतर प्रदर्शित करने के लिए 5 रेखाओं के आरंभ में एक विशिष्ट प्रकार का चिन्ह बना देते हैं, जिन्हें क्लेफ सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें सुविधा यह हुई कि रेखाओं के ऊपर ट्रेबल अथवा बास क्लेफ लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। आजकल ट्रेबल क्लेफ से ही काम चला लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं अभी इसको बाई डायग्राम या प्रैक्टिकली कि ये कैसे होती है। ठीक है, ये पेज हमने अभी पढ़ा, तो मेरे ख्याल से शायद ये आपको पहले अगर पढ़ा हुआ है तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये सब आपके सर के ऊपर से गया होगा। लेकिन ये चीज मैं आपको वापस से करवाऊंगा, एक डायग्राम देख करके इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर आकर की जब लाइन पढ़ेंगे तो अब उसके बाद ये जो एक एक लाइन का मतलब आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारा हो गया कौन सी नोटेशन सिस्टम हो गई ये हमारी, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति यानी स्टाफ नोटेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी स्टाफ नोटेशन सिस्टम का ये हो गई 11 लाइनें। तो हम देख लेते हैं 11 लाइनें कहां से हो गई। 1 2 3 4 5, 5 लाइन तो ऊपर हो गई। 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 5 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, 5 और 5 कितनी हो गई, 10 लाइन हो गई। और इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन एक और होती है। ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी थी। वो लाइन क्या है कि यहाँ पे दोनों को डिवाइड करके अलग अलग करके दिखा दी। जैसे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन ये सेम ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, पर क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा ऊपर करके इनको अलग अलग करके दिखा दिया। तो ये जो हमारा क्या था, इनको क्लैफ बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो ये था ट्रेबल क्लैफ। और ये जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, बास क्लैफ। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मेन 2 चीज आप ध्यान रखना। ये जो लाइनें दे रखी हैं, ऐसी ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो इसमें क्या था कि एक जो स्वर है ना, स्वर लिखने का तरीका क्या होता है इसमें, कि स्वर एक तो लाइन के एकदम सेंटर में लिखा जाता है। ठीक है, या फिर दोनों लाइनों के बीच में लिखा जाएगा। ये चीजें होती है इसको स्वर को लिखने की। तो इसमें जो ये ऊपर से 5 लाइनें हो जाएंगी हमारी, एक लाइन, ये 2 लाइन, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 के बाद जो छठी लाइन है ना, ये इस छठी लाइन के एकदम सेंटर में अगर हम जो ये गोला बनाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा सा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस लाइन के और इस लाइन के जो बीच में जो हमारा स्वर आता है, इन दोनों लाइनों के बीच में जो ये वाला गैप है, ठीक है, इस गैप के बीच में हमने ये स्वर लिख दिया। ठीक है, तो सा के बाद ये आ गया हमारा रे। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ टच हो गया, उसके बाद ये स्वर लाइन के बीच में आ गया, ये गा, ये इन दोनों लाइनों के बीच में आ गया। ठीक है, ये आ गया मा। ठीक है, ये फिर लाइन के ऊपर, फिर दोनों लाइनों के बीच में, फिर लाइन के ऊपर, फिर दोनों लाइनों के बीच में, फिर ये ऊपर और ये बीच में, ये ऊपर, ठीक है, और ये बीच में, ये ऊपर, ये बीच में। ठीक है, ये बीच में और ये लाइन के ऊपर आ गया। तो ये एक बीच में एक ऊपर, एक बीच में एक ऊपर, ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसा नहीं है कि एक गोला यहाँ बना दिया, दूसरा गोला फिर यहाँ बन जाएगा, नहीं, एक गोला यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो एक लाइनों के बीच में बनेगा, दोनों लाइनों के बीच में, और एक क्या होगा, लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो लाइन के ऊपर, लाइनों के बीच में, लाइन के ऊपर, लाइन के बीच में, ये प्रोसेस यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहला जो हमारा हो गया सा, ये रे, गा, ये मा, ये पा, मा के बाद पा। ठीक है,
पा, ये धा, ये नी, ठीक है, और लास्ट में ये हमारा कौन सा हो गया, इधर ना लिख करके मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं। ये जो स्वर है हमारा ये हो गया ता सप्तक का सा, ठीक है। अभी ता सप्तक का सा हो गया, उसके बाद अगला ये ता सप्तक का रे, गा, मा, पा, धा, नी, और ये अति तार सप्तक का सा, ठीक है। ये अति तार सप्तक का जो ये सा है, ये रहा, ये लाइन, ठीक है। ये तो ये स्वर कौन सा कहलाएगा, अति तार सप्तक का सा, ठीक है। तो इसी हिसाब से जैसे ये हमारा सा था, तो ये वाली लाइन का जो सा है हमारा, ये वाली लाइन का सा और ये वाली लाइन का सा ये सेम ही है, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा, सा। अब नीचे की तरफ चलेंगे तो मंदिर की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है कि ये लाइन के बीच में ना, लाइन के ऊपर, ये लाइन के बीच में, ये ऊपर, ये बीच में, ठीक है। ये ऊपर, ये लाइनों के बीच में, ये लाइन के ऊपर, लाइन के बीच में, ठीक है, ऊपर बीच में, ऊपर बीच में, ठीक है, लाइन के ऊपर बीच में, लाइन के ऊपर, ये चलता रहेगा, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से आपको ये स्वर के गोले बनाने या लिखने आपको आ गए होगा। ये एक तो लाइन के ऊपर आएगा, एक दोनों लाइनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब इसको मंदर सप्तक की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, सा को मंदर नी, धा, पा, मा, गा, रे, और ये स्वर कौन सा आ जाएगा हमारा, मंदर का सा, ठीक है। मंदर के स्वरों के नीचे बिंदु लग जाती है, तो ये स्वर हमारा कौन सा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मध्य का सा। कैसे, ये जो लाइन जा रही है ये इस लाइन से तो मिल रही है आकर के, ठीक है, इस वाले स्वर से, तो ये सा हो गया, ये सा हो गया, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये इस तरफ जा करके इस वाले सा से मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मंदर का सा। उसके बाद ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अति मंदर का नी। अति मंदर में दो बिंदु लग जाएंगी, नी के बाद धा, पा, मा, गा, रे, और ये सा, ठीक है। ये अति मंदर का सा हो गया। तो ये अति मंदर सा से लेकर के और अति तार सा तक के हम स्वर लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारी जो लाइन है आती है ना, ठीक है, ये 5 लाइनों का जो ये, तो यहां तक कौन सा स्वर आ जाता है हमारा, ता सप्तक का मा, और नीचे यहां चेक करेंगे तो यहां भी कौन सा आ जाएगा, ये पा आ जाता है, ठीक है। तो यानी ता सप्तक के स्वर कौन से आ गए, ये 3 स्वर आ गए, और मंदिर के कौन से 3 स्वर आ गए, अति मंदिर के ये 3 स्वर आ गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे मंदिर, मध्य, तार, अति तार, ठीक है। तो ये 3 सप्तकों में मोस्टली चलता है। तो अति तार का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है इसके नोटेशन के अंदर, और अति मंदर का आधा थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाता है। तो मेन तो मंदर, मध्य और तार, ये स्वर हम इसके ऊपर दिखा सकते हैं। तो अब मैं आई होप आपको ये सारे स्वर बनाने लिखने आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए हैं फिर भी तो एक बार हम अगले डायग्राम से फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 5 लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें कौन से स्वर हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेबल क्लेफ। ये वाला जो चिन्ह होता है कौन सा, ठीक है, ये जो यहाँ पे इस तरह का जो ये चिन्ह बन रहा है, ये वाला चिन्ह, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेबल क्लेफ, ठीक है। यानी इसको GCLEF, ठीक है, जी क्लेफ भी हम बोल सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है
ट्रिपल क्लेफ का दूसरा नाम क्या है, जी क्लेफ। ठीक है, और ये इसको क्या कहेंगे, बास क्लेफ। ठीक है, इस वाले चिन्ह को, या इसका दूसरा नाम क्या है, एफ क्लेफ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, जी और एफ। तो अब इन दोनों के बीच में ये सेंटर लाइन हो गई हमारी। ठीक है, तो इसमें जो ये पहला स्वर है ये हमारा हो जाएगा सा। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन के ऊपर है एकदम, तो ये सा हो गया हमारा। ये दोनों लाइनों के बीच में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रे। लाइन के ऊपर, लाइन के बीच में, लाइन के ऊपर, लाइनों के बीच में, लाइन के ऊपर, लाइनों के बीच में, लाइन के ऊपर, लाइन के बीच में, लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे स्वर लिख देंगे, सारे गामा पदा नी सा। ठीक है, सारे गामा पदा नी सा। ठीक है, सा हो गया हमारा ता सप्तक का यहाँ पे। उसके बाद रे गा मा, रे गा मा तक यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये ऊपर वाली जो पहली लाइन आती है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्वर लिखा जाएगा, ता सप्तक का मा। ठीक है, ऐसे ये सा हो गया, और सा से अब नीचे चलेंगे तो ये मंदर का नी, धा मंदर का, पा मंदर का, मा, गा, रे, सा, नी अति मंदर, धा अति मंदर, पा अति मंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब पाश्चात्य संगीत के अंदर जो हमारे सारे गामा पा धा नी सा होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सा को सी बोलेंगे, रे को डी। ठीक है, तो अब एबीसीडी में से बढ़ते हुए क्रम में चल लेंगे। बस ये ध्यान रखना कि सा को क्या बोलते हैं, सी। ये मोस्टली लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, तो आप बस इतना ध्यान रखें कि सा को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखें। अब आपको सी के बाद सीधा आगे चलना है, सी डी ई एफ जी, बस जी तक जी के बाद आगे नहीं चलना आपको, बस यहीं रुक जाना है। जी के बाद फिर वापस एबीसीडी शुरू हो जाएगी, ए बी और सी। ठीक है, ये सी कौन सा आ गया, ये पहले वाला सी आ गया। ठीक है, ये मध्य का सा था, ये तार का सा हो गया। तो क्या प्रोसेस बना, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हुआ ट्रिपल क्लेफ, जी क्लेफ, और ये बास क्लेफ, इसका दूसरा नाम एफ क्लेफ, और ये इस बीच में सेंटर लाइन हो गई। टोटल 11 लाइनें होती है। अगर हमें सिर्फ मध्य सप्तक के और ता सप्तक के स्वर लिखने होते, तो सिर्फ हमें ये 5 लाइन ड्रॉ करनी पड़ती, और इसके अंदर सारे स्वर हम लिख सकते हैं आराम से। मंदर के स्वरों का अगर यूज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसमें सिर्फ ये डायग्राम हम 5 लाइनें लिख करके पूरी नोटेशन लिख सकते हैं। अगर उसमें मंदर और अति मंदर के स्वरों का भी यूज हो रहा है, ठीक है, तो हम ये वाली लाइनें 5 और अलग से ड्रॉ कर लेंगे उसी के साथ में नीचे, और इसमें हम मंदर के और अति मंदर के स्वर लिख सकते हैं। तो इसमें जो बीच की लाइन होती है, सेंटर लाइन, ये क्या होती है, मध्य सप्तक का सा होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये चीजें सारी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार जल्दी से चल के वो पेज वापस एक बार रीड कर लेते हैं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो क्या है, मैं एक बार पेन का कलर हाइलाइटर, चलो हाइलाइटर ले लेता हूं। ठीक है, 11 समांतर रेखाओं की सहायता से तीनों सप्तकों और प्रत्येक कंठ के स्वरों को प्रदर्शित करने की सुविधा तो हो गई। ठीक है, किंतु प्रत्येक बार 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी। ठीक है, क्या था, 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी। कभी कभी जब केवल 2-4 स्वरों को लिखना होता था तो 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी। ठीक है, अतः सरल बनाने का प्रयत्न किया गया, 11 रेखाओं, ठीक है, 11 रेखाओं के 2 भाग किए गए। अभी आपने देख लिया होगा, प्रत्येक में 5-5 रेखाएं आ गई। ठीक है, और छठवीं रेखा दोनों विभागों में समान, यानी उनको उसको क्या कहा गया, कॉमन मान ली गई। ठीक है, तो 5 ऊपर थी, 5 नीचे थी, एक बीच में डॉटेड वाली लाइन थी, उसको कौन सी लाइन मान ली, कॉमन लाइन मान ली दोनों की। ठीक है, इन दोनों विभागों में से 2 सप्तक बने। ठीक है, आवश्यकता अनुसार किसी भी सप्तक का प्रयोग केवल 5 रेखाएं खींचकर हो सकता था, ये बात ठीक है। उसके बाद ऊपर से प्रथम, ऊपर वाला जो सप्तक था हमारा, उस पे ऊपर से प्रथम ट्रेबल अथवा जी क्लेफ। ठीक है, ये हमने देख लिया, ट्रेबल या ये जी क्लेफ उसका नाम था ऊपर वाले का।
जो सैंपल हमने देखा था, और दूसरा जो नीचे वाला था उसका क्या नाम था, बास क्लेफ। ठीक है, यानी इसको एफ क्लेफ यानी बास क्लेफ या दूसरा नाम इसका क्या, एफ क्लेफ कहलाया। ठीक है, दोनों सप्तकों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए 5 रेखाओं के आरंभ में एक विशिष्ट प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं जिसे क्लेफ सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, वो सिग्नेचर मैंने दोनों आपको दिखा दिए। ठीक है, बास क्लेफ का इस तरह से करके था, यानी ऐसे उल्टा करके ये था, और उसका क्या था, ऐसे करके 2 बिंदी लग जाती थी, है ना। तो ये बास क्लेफ हो गया, ये ट्रेबल क्लेफ हो गया, ये बास क्लेफ हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लेफ सिग्नेचर। तो उसके बाद क्या था कि इनमें सुविधा यह हुई कि रेखाओं के ऊपर ट्रेबल अथवा बास क्लेफ लिखने की आवश्यकता ही नहीं हुई। ठीक है, आजकल ट्रेबल क्लेफ से ही काम चला लेते हैं। तो अब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और कोई चीज अगर बची है तो पिछले वाले पेज में देख लेते हैं कि मेरे ख्याल से क्या था, ये न्यू स्वरलिपि पद्धति का विकसित रूप है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाली जो लाइन मानी गई थी बीच में, है ना, इसको कौन सा स्वर मान लिया गया था, सा। ठीक है, तो सा मान करके स्वर के जो बोल थे वो लिखते थे ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो ये जो मिड लाइन थी इसी का आधार मान करके इसका स्टाफ नोटेशन पद्धति का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक लाइन यहाँ पे इंपोर्टेंट आती है, इनमें सभी प्रकार के कंठों की स्वरलिपि लिखने के लिए 5 से 6 और 6 से 11 रेखाओं की कल्पना की गई। अभी आपने देख लिया आराम से, है ना, समझ में अभी आ गई होगी। इस 11 रेखाओं के समूह को ग्रेट स्टेव कहा गया। ठीक है, तो ये 11 समूह के लाइनों के समूह को क्या कहा गया, ग्रेट स्टेव। अभी आपने वापस रिपीट हो गया हमारा, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, देखते हैं कि इसमें ये हमारा कौन सा निशान था क्लेफ का, ये था ट्रेबल क्लेफ। ठीक है, ट्रेबल क्लेफ है, तो ये हमारा कौन सा स्वर हो गया, सा। ठीक है, तो यानी सा लिखने के लिए आपको क्या आइडिया लगाना पड़ेगा कि ऊपर की जो 5 लाइन है, 1 2, यानी ये 1, ये 2, और ये 3, ये 4, ये 5, इन 5वीं लाइन के बाद जो ये छठी लाइन आएगी, ये वाली लाइन छठी। ठीक है, तो इस छठी लाइन से सा शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, और सा को सी बोलते हैं, ये मैंने बता दिया, वापस से बता दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा रे। तो अब वो प्रोसेस चलता जाएगा, एक बार लाइन के ऊपर और एक बार दोनों लाइनों के बीच में। ठीक है, ये लाइन के ऊपर, ये दोनों लाइनों के बीच में। ठीक है, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, आपको ऐसे ही करना है, सारे गा मा पा धा नी, और ये तार सप्तक का सा। ठीक है, मैंने बता दिया था कि वेस्टर्न म्यूजिक में सारे गा मा पा को क्या बोलते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, तो पाश्चात्य संगीत में क्या करते हैं कि वो लिखते समय तो स्वरों को सी डी ई एफ जी ए बी सी लिखते हैं, लेकिन बोलेंगे ना तब ये स्वर यूज करते हैं। हम सा बोल लेते हैं षडज, तो वो क्या बोल लेते हैं, डो रे मी फा सोल ला सी। ठीक है, तो उसके बाद वापस से ये ता सप्तक का सा आ गया, उसका दूसरा वापस से रिपीट हो गया ये डो। ठीक है, तो डो रे मी फा सोल ला सी ये बोलते हैं। बोलने में तो इन स्वरों का, इन शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन लिखने में सी डी ई एफ जी यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, अब इसी में क्या था कि जर्मन नोटेशन जो थी वो ये हमारी इंग्लिश नोटेशन हो गई, ये जर्मन नोटेशन। दोनों में क्या फर्क है कि सी डी ई एफ जी ए, और यहाँ पे क्या था, बी था ये। ठीक है, इन्होंने बी की जगह यहाँ पे एच लिख दिया, बाकी सब सेम है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लिश नोटेशन जर्मन नोटेशन से कैसे डिफरेंट है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो उनका जो नी स्वर होता है, यानी बी जो स्वर है, वो उसको क्या लिखते हैं जर्मन नोटेशन में, एच लिख देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले अपने पेज के ऊपर, तो क्या है कि स्वर और उसके नाम, तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो पाश्चात्य संगीत में गाए जाने वाले स्वर के नाम डो रे मी फा आदि है, और उनका लिखित नाम जो है क्या है, सी डी ई एफ आदि है। ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया पिछले पेज में कि वो लिखने में तो सी डी ई एफ जी यूज करते हैं, और बोलने में क्या है, डो रे मी फा। तो क्या है कि इनके अलावा स्वरों के अन्य नाम भी है जो नीचे दिए जा रहे हैं। तो इनके अलावा स्वरों के क्या नाम है, जैसे ये तो हमारे भारतीय नाम हो गए, सा रे गा मा पा धा नी ता सप्तक का सा।
ठीक है, तो वो पाश्चात्य उच्चारित नाम क्या होगा उनका? डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी। ठीक है, वापस से डो आ गया, तो ये भी आपने अभी पढ़ लिया। तो इसको इंग्लिश में लिखने के लिए किस तरह से करेंगे यूज? ठीक है, लिखित नाम क्या होगा? सी, डी, ई, एफ, जी, फिर वापस से ए, बी और सी वापस से आ गया। ठीक है, तो सी का दूसरा नाम क्या होगा? टोनिक, सुपरटोनिक, मीडियंट, सब डोमिनेंट, डोमिनेंट, सब मीडियंट। ठीक है, तो ये सब मीडियंट, ये डोमिनेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया, ये नहीं आएगा, तो इसकी जगह क्या नाम आएगा? सब मीडियंट। ठीक है, और लास्ट में लीडिंग, और था सप्तक के साथ को क्या कहेंगे ये लोग? ऑक्टेव। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, खास करके ये टोनिक, सुपरटोनिक, मीडियंट, इनके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। अब इन्हीं का दूसरा नाम, जैसे कि सा है, सा का दूसरा नाम क्या हो गया? डे, डो, डो का दूसरा नाम क्या हो गया? या सी, इसी का दूसरा नाम क्या हो गया? टोनिक। अब आपको ध्यान रखना है ऐसे सारी चीजें। ठीक है, अब डी है, इसका दूसरा नाम एक मेजर थर्ड भी होता है। सुपरटोनिक तो हमने पढ़ लिया था, तब ये मेजर थर्ड, नहीं मेजर सेकंड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर, परफेक्ट फाइव, मेजर सिक्स और मेजर सेवन। ठीक है, तो ये चीज थोड़े से इनके नाम अलग से आ गए हैं, अलग से क्या एक्स्ट्रा आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नाम भी आपको याद करने हैं, और उसके साथ में ये तो है ही इम्पोर्टेंट। ये तो अगर आपने छोड़ दिया तो ये समझ लो कि आपके गए नंबर, आपको ये चीज तो बिठा लेनी है दिमाग में। ठीक है, ये नाम तो सारे, और ये सब मीडियंट। ठीक है, और लीडिंग नोट, ये ऑक्टेव हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये पाश्चात्य जो लिखित नाम होते हैं उन्हीं के दूसरे नाम है। ठीक है, सी का दूसरा नाम टोनिक बोलते हैं वो, है ना। डी का मेजर सेकंड बोल देते हैं या सुपरटोनिक बोल देते हैं। ई का मेजर थर्ड या मीडियंट। ठीक है, एफ का परफेक्ट फोर या सब डोमिनेंट। जी का परफेक्ट फाइव या डोमिनेंट। ए का मेजर सिक्स या सब मीडियंट। बी का मेजर सेवन या लीडिंग नोट। अब सी ता सप्तक का जो सी है ना, सा है, उसको सी या ऑक्टेव ना, ये उनके दूसरे नाम है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इनको कर लेना, नोट कर लेना। खासकर इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ नहीं पड़े आपको, या आप ऊपर से निकाल दो कि चल ठीक है हो जाएगा कोई नहीं, इसको ना करो। इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। और जितना भी मैंने ये पाश्चात्य संगीत पढ़ाना शुरू किया है आज की क्लास से, उसमें से एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चीज आप इसमें से नोट करना। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि स्वरों के प्रकार। ठीक है, क्या है? पश्चिमी देशों में भी उत्तरी भारत के समान स्वरों के 3 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? शुद्ध, कोमल और तीव्र। ठीक है, जिस स्वर को कोमल अथवा तीव्र करना होता है उसकी बाई और फ्लैट का या शार्प तीव्र का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, किसी चिन्ह के न रहने से स्वर शुद्ध माना जाता है। तो अब अगर हमें किसी, ये वाला जो निशान है ये किस चीज को दर्शाता है? तीव्र को। ठीक है, अगर कोई स्वर को तीव्र करना है तो ये हम शार्प का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये निशान। और ये किसको डोनेट करता है? ये हमारा हो जाएगा कोमल स्वर को। अगर कोई स्वर कोमल लिखना है तो उसके आगे हम ये स्वर लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वो कोमल स्वर कहलाएगा। और अगर किसी स्वर के आगे ये निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब वो नेचुरल है, ना तो वो कोमल होगा ना वो तीव्र होगा। लेकिन ये सिर्फ स्पेशल केस में लगाया जाता है। ठीक है, वो आगे चल के जब हम नोटेशन वगैरह देखेंगे इसकी, तब ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो अभी एक जनरली नॉर्मल हम देख लेते हैं कि ये हमारे हारमोनियम या कीबोर्ड, पियानो वगैरह आप लोगों ने जो मोस्टली देखा ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे भारतीय संगीत में ये हम पहला जो काला होता है हमारा, इसको सा मानते हैं। ठीक है, सा, ये हमारा रे। तो और पाश्चात्य वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये पहले काले को सा ना मान करके उससे जस्ट नीचे वाला जो स्वर होता है इसको वो सा मानते हैं। ठीक है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और ये तार सप्तक का सा वापस से आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो दो काले हैं उनसे जस्ट एक पहले वाला स्वर
ठीक है, सेम वो दो काले हैं, उससे जस्ट एक पहले वाला स्वर, सेम चीज आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेस्टर्न स्केल क्या लिख सकते हैं हम इसको, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, तो अब इसमें हम लिखते हैं आर ओ। आर ओ क्या है हमारा, सी। ठीक है, रे का क्या हो गया, डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, इतना तो आपको ऊपर भी पढ़ लिया और पिछले भी पढ़ लिया। ठीक है, 7 सुरों के नाम क्या है वो हमने लिख दिए। अब हमारे जो कोमल या विकृत स्वर जो बच गए, कोमल और तीव्र, इनको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सी हमारा ये स्वर है। ठीक है, ये स्वर है हमारा, ये बटन है। इसके बाद अगला हमारा आता है ये वाला स्वर। ठीक है, पहला काला, इसको अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी स्वर को तीव्र करना हो तो ये निशान लगा देंगे। ठीक है, तो सी, सी शार्प। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये कोमल रे बच जाएगा। ठीक है, सी शार्प करते ही डी, डी शार्प। डी कौन सा हमारा, ये वाला स्वर। ठीक है, इसको अगर तीव्र करेंगे तो क्या करेंगे, शार्प निशान लगा देंगे। शार्प लगाते ही, तीव्र का निशान लगाते ही ये वाला स्वर बजेगा। ठीक है, ई एफ, एफ शार्प। ठीक है, एफ कहाँ पे, ये रहा, इससे ऊपर वाला स्वर ये। ठीक है, एफ शार्प हो गया। शार्प मतलब कि एक सेमीटोन ऊपर होना। ठीक है, उसके बाद जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी और सी आ गया। ठीक है, ऐसे अगर हम करते हैं, अवरोह, तो क्या होगा, अवरोह करेंगे तो सी। ठीक है, सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, रे सी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ता सप्तक का सा। नी आएगा कोमल नी, धा कोमल धा, पा यहाँ आएगा तीव्र माँ, ये हमारा माँ हो गया। ठीक है, माँ के बाद हमारा है ठीक है, तो क्या होगा, अब तार सप्तक से नीचे जाएंगे तो शुद्ध नी। अब शुद्ध नी से अगर नीचे जाना है हमें, ये वाला जो हमारा है शुद्ध नी, इसे अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, कोमल हो जाएगा ये स्वर। तो कोमल के लिए कौन सा निशान लगाएंगे हम, ये वाला फ्लैट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बी फ्लैट, ए, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, ई, ई फ्लैट, डी, डी फ्लैट। ठीक है, तो अब क्या चीज निकल के आई, तो विकृत स्वर होते हैं उनके दो दो नाम होते हैं। ठीक है, पहला हमारा ये सा जिसका नाम सी है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अभी हमारा रे है, कोमल रे, सॉरी,
इसका नाम सी शार्प है और कोमल रे का दूसरा नाम डी फ्लैट भी है। ठीक है, तो सी शार्प या फिर डी फ्लैट। अगर ये हम कहें तो इसका मतलब होता है कि कोमल रे। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कह लो, बात एक ही है और दोनों का नाम भी ईश्वर का एक ही रहेगा। ठीक है, ऐसे रे का हमारा डी है तो अवरों में रे का हमारा डी हो गया, कोमल गा का हमारा डी शार्प, या कोमल गा का ई फ्लैट। ठीक है, शुद्ध गा का ई, शुद्ध गा का ई, माँ का एफ, मध्यम का एफ, तीव्र मध्यम का एफ शार्प और तीव्र मध्यम का यहाँ पे जी फ्लैट, पा का जी, ये पा का जी हो गया, कोमल धा का जी शार्प, कोमल धा का ए फ्लैट। ठीक है, उसके बाद शुद्ध धा ए, ये हमारा शुद्ध धा ए हो गया, कोमली हमारा ए शार्प, कोमली हमारा बी फ्लैट। ठीक है, उसके बाद शुद्ध नी हमारा बी, शुद्ध नी हमारा बी और तार सप्तक का सा सी, ये हमारा तार सप्तक का सा सी। यानी जो हमारे विकृत स्वर हैं उनके दो दो नाम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों में से कोई सा स्वर कहें, लेकिन आरोह अगर चलेंगे तो वो स्वर शार्प की कैटेगरी में आ जाएंगे, अवरोह करेंगे तो वो फ्लैट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, बस यही फर्क होता है इनमें, और कोई फर्क नहीं होता। तो इसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी मैं ज्यादा बड़ी ना करके वीडियो को अभी इतनी छोटी रखता हूँ, वरना फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अभी इसमें मैंने ये सब चीज करवा दी। इसके बाद हमारा अगला आता है ये स्टाफ नोटेशन सिस्टम तो कंप्लीट हुई। अब हमारा बच गया जो पॉइंट है वो जो स्वर है वो उनको किस तरह से लिखेंगे। कोमल तीव्र तो हमने देख ही लिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टाफ नोटेशन पद्धति तो हो गई। और इसके अलावा जो हमारा बचता है तो आधा पार्ट कंप्लीट और आधा बचता है वो अगली वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्फा और न्यूम से चीफ स्टाफ ये हमने चारों पढ़ लिए है, और स्टाफ नोटेशन सिस्टम के हमने पढ़ लिए। इसके बारे में क्या क्या होती है, 11 लाइनें होती है टोटल, 5-5 करके, एक बीच में सेंटर लाइन हो जाती है ना। उसके ऊपर स्वर लिखने के लिए 5 ऊपर की 5 लाइनों के बाद छठी लाइन आती है नीचे डॉटेड, उसके ऊपर सा लगा करके एक स्वर के ऊपर और एक स्वर को नहीं, एक जो गोला होता है वो लाइन के ऊपर और एक गोला लाइनों के बीच में, एक ऊपर एक बीच में, एक ऊपर एक बीच में, ऐसे करके हम करते हुए चलेंगे। तो वैसे सारे गा मा पा दी सा हम ड्रॉ कर सकते हैं। सा को सी बोलते हैं तो सी डी ई एफ जी ए बी सी ऐसे हमारे स्वर हो जाएंगे, है ना। फ्लैट कोमल के लिए क्या निशान था, तीव्र के लिए क्या था, क्लेफ क्या थे, एफ क्लेफ जी क्लेफ क्या थे, वो सारी चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, तो इसके बाद जो पॉइंट इसमें बच जाते हैं पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति के, वो अगली क्लास में कवर हो जाएंगे। और जो थोड़ा सा पॉइंट इसका बचता है वो भी हमारा अगली क्लास में कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये वाला जो पेज है इसको आप खासकर ध्यान से अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। मैं पहले बता रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन और हर बार बन के आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ और अगली क्लास में हम करेंगे कि सिग्नेचर वगैरह जो भी है इन स्वरों के बारे में और अच्छे से गहराई से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नमस्कार सभी को।